अब देखो यार, अगर तुम लोग आरओएच के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज आरओएच के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी लेजेंडरी अरीना में जाने वाला है। एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गिब किड के द्वारा सीएम पंक को वार्निंग मिल चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एमवीपी के बैड क्रिएटिव को लेकर एमवीपी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर माइकल ओकू के पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गिब किड की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गिब किड रेसलिंग बिजनेस के एक ऐसे रेसलर है जो बिना बात के किसी से भी पंगा ले लेते गए। और गिब किड आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर रेसलिंग बिजनेस के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर्स को मॉक करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते गए। और गिब किड के रॉक, एमजेएफ, केनी ओमेगा जैसे रेसलर्स को ट्रोल करने के बाद अब एक बार फिर से गिब किड ने एक बड़े नाम से पंगा ले लिया है। और इस बार ये नाम और कोई नहीं बल्कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते टोक्यो स्पोर्ट के साथ गिब किड के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर गिब किड ने एनजेपीडब्ल्यू में हुए केनी ओमेगा के साथ ब्रॉल को लेकर बात की, जहां पर गिब किड का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा ने सीएम पंक के साथ जो ब्रॉल किया था उस ब्रॉल के मुकाबले एनजेपीडब्ल्यू के अंदर गिब किड और केनी ओमेगा का ब्रॉल काफी बढ़िया था। और इसके बाद गिब किड यहाँ पर सीएम पंक को मॉक करते हुए सीएम पंक को लिटिल फिल बोलते गए। और गिब किड ये बोलते गए कि गिब किड ने एईडब्ल्यू के अंदर जैक बेरी और सीएम पंक के ब्रॉल का वीडियो फुटेज देखा है। और गाइस गिब किड ये बोल सकते गए कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पर लिटिल फिल का जो ब्रॉल हुआ था वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस का सबसे ज्यादा एम्बैरसिंग ब्रॉल है। और गिब किड यहाँ पर लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर लास्ट ईयर ऑल इन के बैक स्टेज के ऊपर जैक पेरी की जगह गिब किड होते तो वो यहाँ पर लिटिल फिल को उनकी औकात दिखाते और वो यहाँ पर लिटिल फिल को इतना मारते कि वो चलने लायक भी नहीं रहते। और गाइस कुछ इस तरीके से गिब किड के द्वारा सीएम पंक को लिटिल फिल बोलते हुए मॉक किया गया है। और गिब किड ने सीएम पंक को डायरेक्ट वार्निंग दे दी गई कि अगर यहाँ पर पंक कभी गिब किड से पंगा लेते गए तो गिब किड उन्हें कुत्ते की तरह मारने वाले गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक के रिटायरमेंट से पहले गिब किड और सीएम पंक का आमना सामना कभी होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस यही इस हफ्ते एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग एमवीपी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एमवीपी ने फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने को लेकर बात की, जहां पर एमवीपी ने फाइनली यहां पर ये रिवील किया है कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने का रियल रीजन क्या है। गाइस यहां पर एमवीपी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का रियल रीजन और कुछ नहीं बल्कि ट्रिपल एच का हेड ऑफ क्रिएटिव बनना है। और एमवीपी का ये कहना है कि उन्हें यहां पर पर्सनली ट्रिपल एच से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते गए। बट जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट चेंज हुई और ट्रिपल एच को हेड ऑफ क्रिएटिव बनाया गया, उसके बाद से ट्रिपल एच ने जिस डायरेक्शन में कंपनी को लीड किया वो डायरेक्शन के अंदर एमवीपी शामिल नहीं थे। और एमवीपी का ये कहना है कि जब भी किसी बिजनेस के अंदर पुरानी मैनेजमेंट को हटाकर नया मैनेजमेंट लाया जाता है तो नए मैनेजमेंट के आने के बाद काफी सारी चीजें बढ़िया होती गए तो वहीं काफी सारी चीजें खराब भी होती गए। और नए मैनेजमेंट के आने के बाद कुछ लोग जब खुश होते गए तो सेम टाइम पर कुछ लोग दुखी भी होते गए, क्योंकि कुछ लोग पुराने मैनेजमेंट के साथ काम करके ज्यादा हैप्पी थे तो कुछ लोग नए मैनेजमेंट के साथ काम करके ज्यादा हैप्पी गए। और एमवीपी इसीलिए सिंपली ये बोलना चाहेंगे कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने का डायरेक्ट रीजन ट्रिपल एच का हेड ऑफ क्रिएटिव बनना है, क्योंकि ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद ट्रिपल एच ने शुरुआत के कुछ महीनों में जिस तरीके से कंपनी को लीड किया वो देखकर एमवीपी को ये पता लग गया था कि वो यहाँ पर ट्रिपल एच के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और ना तो एमवीपी ट्रिपल एच को हेट करते गए, ना ही उन्हें उनसे कोई भी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर अगर यहाँ पर एमवीपी को कोई चीज पसंद नहीं आ रही गए तो वो यहाँ पर जबरदस्ती उसके साथ काम नहीं करेंगे। और इसी रीजन की वजह से एमवीपी, बॉबी लेस्ली सभी ने ये फैसला लिया कि वो यहाँ पर कंपनी को लीव करेंगे। और एमवीपी का ये कहना है कि बेसिकली यहाँ पर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने की वजह से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का फैसला लिया है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर एमवीपी की बातें पूरी तरह से जस्टिफाइड है, क्योंकि जब से ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव बने बॉबी लेस्ली को डब्ल्यूडब्ल्यूई में जोकर बना दिया गया। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब बॉबी लेस्ली और एमवीपी ने इतना बड़ा रिस्क लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है तो बॉबी एईडब्ल्यू कंपनी को डोमिनेट करते गए या एईडब्ल्यू के ऊपर भी वो जोकर बनते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं माइकल ओकू के पॉसिबली एईडब्ल्यू ज्वाइन करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो आप सभी को याद होगी, एईडब्ल्यू के इस साल यूके में ऑल इन पेपर व्यू से पहले इस चीज को लेकर हैवी रूमर चली थी कि यूके के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट सुपरस्टार माइकल ओकू एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और इवन मैंने भी ये रिपोर्ट किया था कि एईडब्ल्यू कंपनी माइकल ओकू को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही गए। और अब यहाँ पर एक बार फिर से माइकल ओकू को लेकर फाइटफुल की तरफ से बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही गए। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के अंदर माइकल ओकू की कंपनी के साइन करने के काफी
हाई चांसेस थे, क्योंकि वो यहाँ पर AEW के हर शो के बैक स्टेज एरिया के ऊपर थे और इवन यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर भी वो पूरे शो के दौरान AEW के लॉकर रूम के अंदर मौजूद थे। और AEW के अंदर टोनी खान पर्सनली माइकल ओकू को काफी पसंद करते गए, बट माइकल ओकू को साइन ना करने का सिर्फ रीजन टोनी खान के पास माइकल ओकू के लिए क्रिएटिव होना नहीं गए। और गाइस यहाँ पर फाइफुल का ये कहना है कि क्योंकि AEW कंपनी के पास माइकल ओकू को लेकर कोई भी करंट क्रिएटिव प्लान नहीं गए, तो इसीलिए वो बिना बात के माइकल ओकू को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके रैंडम मैसेज में बुक करना नहीं चाहते गए। और गाइस जब यहाँ पर AEW के मैनेजमेंट और ओकू ने बात की तो इन दोनों ने ये म्यूचुअल डिसाइड किया कि ये दोनों करंटली यहाँ पर एक साथ काम नहीं करेंगे, बट गाइस फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पर AEW और माइकल ओकू एक साथ काम कर सकते गए। और फ्यूचर में अगर यहाँ पर AEW के मैनेजमेंट को लगता है कि वो ओकू को लेकर कोई बढ़िया स्टोरी लाइन बना सकते गए तो AEW कंपनी माइकल ओकू को 100% साइन करेगी। वेल मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि माइकल ओकू को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के 3 आवर स्पेशल शो की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर AEW के 3 आवर शो की तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2024 में AEW कंपनी ने काफी सारे 3 आवर के शो किए हैं, जहां पर कई बार AEW का रैम्पेज शो डायनामाइट के साथ वेडनेसडे को लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो कई बार AEW का रैम्पेज शो सैटरडे के ऊपर कोलिजन के साथ ब्रॉडकास्ट हुआ है। और एक बार फिर से AEW रैम्पेज के शटडाउन होने से पहले इस महीने के एंडिंग के ऊपर AEW रैम्पेज यहां पर एक बार फिर से कोलिजन के साथ लाइव जाने वाला है। गाइस यहां पर AEW कंपनी 30 नवंबर को जब उनका कोलिजन शो करेगी तो AEW कोलिजन के ओवर होने के बाद बैक टू बैक AEW का रैम्पेज ब्रॉडकास्ट होगा और 30 नवंबर के ऊपर हमें यहां पर AEW का रैम्पेज और कोलिजन लगातार 3 घंटे का देखने को मिलेगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों शोज की व्यूअरशिप कैसी होती गए, क्योंकि मैं आपको अभी बता दूं 30 नवंबर को जो कोलिजन और रैम्पेज एक साथ आने वाले गए वो शो अरीना से लाइव ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड होंगे, क्योंकि AEW कंपनी 27 नवंबर को डायनामाइट के लाइव जाने के बाद दोनों शो को टेप करेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि 2 शो के टेप होने के बाद जब ये दोनों शो 3 दिन बाद ब्रॉडकास्ट होते गए तो दोनों शोज की व्यूअरशिप कैसी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ROH के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू द फाइनल बैटल की। वेल अगर आप लोग ROH रेसलिंग को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि ROH रेसलिंग के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल होता है। और जैसे WWE का रेसलमेनिया, AEW का ऑल इन, NJPW का रेसल किंगडम और TNA का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू साल के बिगेस्ट पेपर व्यू होते गए, वैसे ही यहाँ पर ROH रेसलिंग के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल होता है, जो यहाँ पर ROH रेसलिंग साल के एंडिंग के ऊपर करते गए। और अब यहाँ पर फाइनली जब ये साल भी ओवर हो रहा है तो ROH के इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा पेपर व्यू फाइनल बैटल कहाँ होने वाला है, इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि ROH के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल पेपर व्यू टोनी खान ROH के OG अरीना हैमरस्टोम बॉलरूम के अंदर लेकर जा रहे गए। और गाइस यहाँ पर लंबे टाइम के बाद ROH रेसलिंग मैनहट्टन सेंटर के अंदर उनका रिटर्न कर रहे गए। और अगर आप लोग को इस अरीना के हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, ये अरीना ROH और ECW के द्वारा फेमस किया गया है। और जब से टोनी खान ने ROH को बाई किया है तब से यहाँ पर ROH रेसलिंग ने इस अरीना के अंदर उनके शो को रन नहीं किया था, बट टोनी खान की कंपनी को बाई करने से पहले ROH रेसलिंग हमेशा ही इस अरीना के अंदर उनके बड़े पेपर व्यू को रन किया करती थी। और अब यहाँ पर फाइनली टोनी खान की कंपनी को बाई करने के बाद पहली बार ROH रेसलिंग उनके फाइनल बैटल पेपर व्यू को हैमरस्टोम बॉलरूम के अंदर लेकर जा रही गए। और बात करें अगर यहाँ पर फाइनल बैटल पेपर व्यू के डेट की तो गाइस एंड्रू जरियन के रिपोर्ट के हिसाब से ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू की डेट पॉसिबली यहाँ पर 20 दिसंबर होने वाली गए। वेल मैं डेफिनेटली यहाँ पर हैमरस्टोम बॉलरूम के अंदर ROH रेसलिंग का देखना चाहूंगा और मैं इनफैक्ट यहाँ पर AEW के कोलिजन शो को भी हैमरस्टोम बॉलरूम में देखना चाहूंगा। वेल आप यहाँ पर फाइनल बैटल के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।